Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 2 on topic photosynthesis for the aspirants of MDCAD, CSS, NEET, PPSC, FPSC. In fact, all the students who are the aspirants of BS Zoology and Botany as well. प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर की थी फोटोसेंसिस से रेलिवेंट चंद एक चीज़ें। पहले हमने कवर किया था कि फोटोसेंसिस जो है वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है और हमने उसको इंक्लूड किया था मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ। फिर हमने देखा था कि फोटोसेंसिस का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो एटम्स हैं उन एटम्स की फेट क्या होती है। फिर हमने कवर किया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वाटर, ये भी कवर किया था। साइट ऑफ फोटोसेंसिस भी कवर किया था। कंपेंसेशन पॉइंट भी हमने कवर कर लिया था, यानी कि पहले 5 जो फोटोसेंसिस से रेलिवेंट जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे रोल ऑफ लाइट और रोल ऑफ पिगमेंट को अंडरस्टैंड करने का कि फोटोसेंसिस के केमिकल रिएक्शन के दौरान आखिर इनका रोल क्या रहता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछना चाहूँगा जो लास्ट वाले टॉपिक में से था और कंपेंसेशन पॉइंट से रेलिवेंट था। आपने कंपेंसेशन वाले पॉइंट में ये देखा कि दिन के वक्त क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन जो होते हैं वो ले रहे होते हैं कि रिलीज़ कर रहे होते हैं। दिन के वक्त प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। और रात के वक्त वो भी ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। तो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के दरमियान में अगर हम एक प्रॉपर्टी कहें कि कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर कॉमन हो सकती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वो है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं ये दोनों रात के वक्त में ऑक्सीजन लेते हैं। इनफैक्ट जो एनिमल्स हैं वो तो 24 घंटे ही ऑक्सीजन के ऊपर उनका डिपेंड करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ रात के वक्त जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है विच गैस इज टेकन बाय प्लांट रूट्स ड्यूरिंग मिडनाइट में आपने बताना है मुझे बेटा। ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपके पास बोथ एंड ऑप्शन डी है आपके पास नन। तो जल्दी से बताइए इन दोनों में से इनमें से जो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यू का वो क्या है। फिर हम आज का टॉपिक जो है उसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। चलिए 5 सेकंड्स हैं। 5 4 3 2 1 डन। ओके, देखिए इधर बेटा गौर से। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने वो ऑब्वियसली क्या चूज़ किया होगा, दे विल चूजन टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को चूज़ कर रहे होंगे। राइट, क्या ऐसा ठीक होना चाहिए? रात के वक्त मिडनाइट की बात की जा रही है तो क्या उनको चूज़ करना चाहिए? हरी अब तो बेटा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? वो ऑक्सीजन ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बेटा मैं मिडनाइट की जगह अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं मिडनाइट की जगह पे लिख देता हूँ आफ्टरनून टाइम, मैं लिखता हूँ आफ्टरनून टाइम जो है, ठीक है। उस वक्त आपने बताना है कि प्लांट्स जो हैं वो उनकी जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है उसके मुताबिक राइट ऑप्शन क्या बनेगा। राइट 5 4 3 2 1। पहला तो आसान था, दूसरा मुश्किल है। राइट, तो क्या लगता है आपको क्या लेना चाहिए उनको? कार्बन डाइऑक्साइड? गलत जवाब। अभी भी उनको क्या लेना चाहिए? ऑक्सीजन ही लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर बात की जा रही है रूट्स के बारे में। तो आपने बेटा घबराना नहीं है और ये भी नहीं देखना कि देखें जो चीज़ मेंशन की जाए वो आपने उससे होशियार हो जाना है कि यहाँ पे मेंशन क्या कर रहे हैं आपको, और फिर असली जो ट्रिक है उस क्वेश्चन के अंदर वो कौन सी है। तो यहाँ पर ट्रिक जो थी वो थी प्लांट रूट्स। तो प्लांट रूट्स बेटा दिन हो या रात हो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसी वजह से वो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। क्योंकि वो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है बेटा उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनको ऑक्सीजन दिन के वक्त तो रात के वक्त वो ऑक्सीजन ही लेंगे, वो कोई और चीज़ नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी नहीं। तो राइट बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। हम बेटा लाइट का रोल देखते हैं। तो बच्चे अगर हम लाइट की बात करें फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के दौरान, तो आपको पता है कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, क्या ये बात मुझे कहना चाहिए कि सनलाइट के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है? क्या मैं ये लाइन कह सकता हूँ? अगर ऐसा कुछ कहा जाए कि विदाउट सनलाइट द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इज़ इम्पॉसिबल, क्या आप इसको ठीक कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चे कहेंगे यस सर ये ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं कहूँगा ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं। देखिए ये स्टेटमेंट जो कही गई है ना, जो कह रहे हैं कि सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, वो बात ठीक कही गई है, लेकिन आप जैसे उसको समझ रहे हैं वो गलत है। समझ आई ना बात? तो
अब आप क्या समझ रहे हो और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको ज़रा देखिएगा। पहली बात हमने कहा कि सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। आपने कहा ठीक है, ये बात ठीक है, ओके हो गया। अब उसके बाद ज़रा अंडरस्टैंड करिए। अब बेटा देखें गौर से, अब जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट में भी हो सकती है, और ये वाली जो लाइट है यहाँ पे जो जल रही हैं उस लाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट के अंदर ही पॉसिबल हो, इस लाइट में भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन बेटा अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को उसको क्लियर आउट करें, कॉन्सेप्ट अपना मान लेते हैं कि एक मैं आपके पास एक ले लेता हूँ बेटा, एक एनर्जी ले लेता हूँ, डेट इज़ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कौन सी एनर्जी है, डेट इज़ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बेटा, लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है एनर्जी। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जाहिर सी बात है वो कहाँ से चेंज होकर आई होगी, डेट इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी से आई होगी। अब ज़रा एक कॉन्सेप्ट आप देखते हैं बेटा, देखें सनलाइट आई, सनलाइट पड़ी समुद्र के ऊपर पड़ी तो बेटा क्या हुआ, इवेपोरेशन हुई तो वेपर्स बने तो वेपर्स आगे कंडेंस हुए, कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद बारिश हुई तो बेटा पानी कलेक्ट कहाँ पे किया, डैम्स में किया, डैम्स में पानी कलेक्ट किया, पानी को हमने छोड़ा तो पानी की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई, टरबाइंस की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। खैर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका भी कहीं ना कहीं जो सोर्स है पीछे कौन सी लाइट है, सनलाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी किस्म की जो लाइट है ना, हर एक लाइट जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, उसके पीछे जो एनर्जी का जो बुनियादी सोर्स है जिसने ड्राइव करना है केमिकल रिएक्शन को, जो ड्राइविंग फोर्स होगी फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के लिए। अगर आपसे पूछा जाए ना कि विच वन इज एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फैक्टर, तो ड्राइविंग फैक्टर के तौर पर कौन सी चीज़ एक्ट करती है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो वाटर है, क्या वो पिगमेंट है, क्या वो लाइट है। तो बेटा लाइट जो है वो एक ड्राइविंग फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है, और ये जितनी भी लाइट्स हैं यहाँ पर इनकी मौजूदगी में भी रात के वक्त भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये असल में आ कहाँ से रही है, ये भी सनलाइट से आ रही है। जैसा कि हम बात कर लेते हैं बेटा, अगर हम ईंधन की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोयले के ऊपर क्या किए जाते हैं, एनर्जी सिटी जो है वो हासिल की जाती है। अब देखें वो कोयला वगैरह जो है, जो पीट लिग्नाइट वगैरह है या फिर जो गैसोलिन्स हैं, वो बेसिकली कहाँ से आते हैं बेटा, वो आते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, फोसल से आते हैं। और फोसल्स क्या है, फोसल्स में असल क्या होता है, वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं, लेकिन वो प्लांट ने खुराक तैयार की होगी तो ही तो बेटा वो लकड़ी वो कैटास्ट्रोफ की वजह से वो जो प्लांट है वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए। तो बेसिकली वो भी सनलाइट से आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सनलाइट होती है वो उसका बहुत क्रूशियल रोल होता है किसी भी फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए। अब इसी लाइन को ज़रा दोबारा से हम समझते हैं, फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल विदाउट सनलाइट। सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये बात ठीक है? अभी आपको ये बात ठीक लग रही होगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर सनलाइट नहीं होगी, बेटा देखें गौर से सुनिए, मैंने कहा सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सनलाइट के बगैर वाली जो लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। बेटा उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन इस लाइन का मतलब ये है कि सनलाइट नहीं होगी तो आगे वाली ये जो एनर्जी जो आपको देखने को मिल रही है ये भी नहीं आपको मिल सकेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपने स्टेटमेंट अच्छे से इसको समझ लेना है, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने लाइट वे के अंदर पढ़ा होगा ना कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, वो ऑब्वियसली बात है जाके कहेंगे कि सनलाइट के बगैर पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो ये भी कहेंगे जो ड्राइविंग फैक्टर है वो पिगमेंट होते हैं। ड्राइविंग फैक्टर क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट जो है वो ड्राइविंग फैक्टर के तौर पर काम नहीं करते, बट लाइट ड्राइविंग फैक्टर के तौर पर काम करेगी। अब हम बेटा लाइट की जो नेचर है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नेचर वाला जो टॉपिक है ना वो बेसिकली आपको मिलेगा क्लास 12 की जो फिजिक्स है ना बेटा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में बेटा आपको केमिस्ट्री जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो खैर हम लाइट की नेचर के बारे में बात करते हैं। बेटा लाइट जो होती है ना इसकी डुअल नेचर होती है, लाइट की डुअल नेचर होती है। तो बेटा डुअल नेचर की अगर हम बात करें तो इसकी जो एक नेचर होगी ना, आपने कहना है इसकी एक नेचर होती है जिसको हम कहते हैं वेव नेचर। लाइट की डुअल नेचर होती है। एक नेचर को क्या नाम देंगे? एक को नाम देंगे बेटा आप वेव नेचर का, और दूसरी जो नेचर होती है वो कौन सी होती है? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब वेव और पार्टिकल नेचर में बेसिक फ़र्क क्या रहता है? देखें पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि बेटा साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट असल में एनर्जी के पैकेट्स हैं।
अब इसको मैं ज़रा इजी वे में समझाता हूँ। देखिए जब बारिश हो रही होती है तो बारिश के दौरान आपने देखा है कि पानी के जो कतरे हैं वो आके गिरते हैं, हिट करते हैं। तो साइंटिस्ट का मानना भी ऐसा ही है कि जब सनलाइट आती है या हमारी स्किन के ऊपर गिर रही है तो वो सनलाइट जो है वो असल में पैकेट से, वो जैसे वो ड्रॉप्स नहीं होते पानी के, वैसे ये एक, आप ड्रॉप्स तो नहीं कह सकते, ड्रॉप बहुत बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा, आप कहेंगे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो वो फोटॉन्स जो एनर्जी होते हैं ना वो आके गिर रहे होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है। तो उस नेचर को आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि जो एनर्जी है, सनलाइट जो है वो एक एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म के अंदर होगी, और उन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहेंगे, उनको फोटॉन्स का नाम देंगे। और बेटा वेव नेचर कौन सी होती है, वेव नेचर का मतलब ये होता है कि जो सनलाइट है बेटा वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करके आती है। अब वेव की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करने का मतलब क्या होता है, देखें अगर मेरे पास है, यहाँ पे मान लें कि ये मेरे पास है बेटा पॉइंट ए, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरे पास पड़ा है एक मिरर या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो इंसान है उसने क्या किया बेटा, उसने लाइट जो है वो बेटा इस मिरर के ऊपर फॉल करवाई। तो लाइट मिरर के ऊपर फॉल करवाई, बजाते हमें शायद लगता है कि लाइट जो है ये बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है, लेकिन बेटा लाइट अगर मैंने यहाँ से पॉइंट ए से एम के ऊपर फॉल करवाई है तो वो कभी भी ए से एम की जानिब सीधा नहीं जाएगी, बल्कि बेटा वो वेव की फॉर्म के अंदर जाएगी, वो क्रस्ट भी बनाएगी, वो ट्रफ भी बनाएगी। तो इस तरह से बेटा लाइट जो होती है, क्योंकि वो ऐसे ट्रैवल करके इस पॉइंट तक पहुंचेगी, तो हम इसी वजह से कहते हैं कि जो लाइट होती है उसकी जो नेचर होती है वो कौन सी होती है बेटा, उसकी वेव नेचर होती है। तो वेव नेचर समझ में आ गई, वेव नेचर का मतलब क्या होता है। तो लाइट जो है बेटा वो कौन सी नेचर है, वेव नेचर होती है। अच्छा अगर लाइट के बारे में बात करें तो बेटा लाइट जो है वो आपको वेव नेचर तो पता चल गया कि ये एक वेव नेचर है। अच्छा वेव नेचर में थोड़ा सा मजीद मैं कॉन्सेप्ट ऐड करूँगा कि अब लाइट जो है बेसिकली बेटा, या ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, वेव नेचर और वेवलेंथ जो है उसको ज़रा अंडरस्टैंड करिए, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है उसको भी देखेंगे। देखिए बेटा वेवलेंथ किसको कहते हैं, एक वेव जो है, एक वेव की जो लेंथ होगी ना उस लेंथ को आप क्या नाम देंगे, वेव लेंथ। अब यहाँ पे देखें एक वेव जो है बेटा वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो ये एक वेव की जो लेंथ होगी ना, इसी लेंथ को मैं क्या नाम दूंगा, आई विल कॉल इट आउट वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ, वेव लेंथ इज द लेंथ ऑफ द वन वेव इज नोन एज अ वेव लेंथ। अब सनलाइट जो है उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो हमने इसमें यह भी अंडरस्टैंड करना है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स कौन सी वेवलेंथ के ऊपर अच्छे से काम करती है और किसके ऊपर काम नहीं करती। तो बेटा लाइट जो है वो बेसिकली देखिए किन चीज़ों पर मुश्किल है। लाइट में जो सनलाइट आ रही है ना बेटा उसमें बहुत सारी लाइट होती है। नंबर वन बेटा उसके अंदर AM होता है, देन बेटा उसके अंदर FM होती है, देन उसके अंदर बेटा इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। इंफ्रारेड के बाद बेटा उसके बाद एक छोटा सा बैंड आएगा, उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। तो आपको जो लाइट सनलाइट से आती हुई दिखाई देती है ना, तो वो कौन सी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है बेसिकली। अब विजिबल लाइट के बाद नीचे वाली साइड पर होती है अल्ट्रा वायलेट जिसको UV रेडिएशंस का नाम देते हैं। अल्ट्रा वायलेट के नीचे बेटा आपके पास आती हैं एक्सरे और गामा रेज जो है बेटा वो आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं, एक्सरे और फिर कौन सी आ जाएगी, गामा रे। तो सनलाइट में जितनी भी रेज हैं वो तमाम रेज बेटा मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन लाइट में से कौन सी वो लाइट जो है, कौन सी बेटा लाइट जो है वो ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ रहती है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम वेवलेंथ की बात करें, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द वेवलेंथ, सो वेवलेंथ का केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, ये रेड वाला जो है बेटा मैं वेवलेंथ को मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेड वाला एरो जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे बेटा ज़्यादा होगी AM की, देन FM की, देन इंफ्रारेड की। अब यहाँ पर आपने एक और अंडरस्टैंड करनी है चीज़, ये वो क्या है बेटा, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड से ऊपर जितनी भी वेवलेंथ की लाइट होंगी उन तमाम वेवलेंथ की लाइट को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, हम कहेंगे दीज आर द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये सारी जो रेडिएशंस होगी इनको क्या नाम दूंगा मैं, इनको इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम दूंगा। इसी तरह से जो अल्ट्रावायलेट है और अल्ट्रावायलेट से जो नीचे वाली लाइट होंगी बेटा, इन तमाम को बेटा मैं क्या कहूँगा, इन तमाम को मैं कहूँगा दीज आर द UV रेडिएशंस। तो ये सारी UV हो गई, ये सारी अल्ट्रावायलेट हो गई। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ना अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो आपके पास सनलाइट है, जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, अच्छा पहले विजिबल लाइट समझ लीजिए फिर मैं इसको लेके आता हूँ। देखिए विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, वो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर के बीच में जो है वो आपको विजिबल लाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम 760 नैनोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लाइट
विद द वेवलेंथ लेस देन 380 से कम वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसको हम क्या नाम देंगे? ऑप्शन यहाँ पे लिखते जाता है यूवी रेडिएशन, एक्सरे एंड द गामा रे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपने ये नहीं सोचना कि 380 से नीचे के जाने पर तो जारी बात है 380 से नीचे यार वहाँ पे यूवी भी आएगी, वहाँ पे एक्स भी आएगी, वहाँ पे गामा भी आएगा, तो मुझे ऑल ऑफ दिस चूज करना चाहिए। नहीं बेटा, हम उनको कलेक्टिवली तौर पर यहाँ पर एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन सबके लिए। वो क्या होता है? वो यूवी रेडिएशन होता है। तो वो यूवी रेडिएशन जब आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। देखिए एक चीज़ आपने कंफर्म करनी है कि वहाँ पे यूवी रेडिएशन लिखा गया है कि अल्ट्रा वायलेट लिखा गया है। देखिए अगर वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट का जिक्र किया गया है या एक्स रे का या गामा रेज का जिक्र किया गया तो फिर आप इन सबको चूज कीजिएगा। अगर वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जिक्र किया गया तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जब बात होगी तो रेडिएशन मीन्स दैट ये सारी आप साथ में कवर करेंगे। इसी तरह से अगर इंफ्रा रेड लिखा गया है या इंफ्रा रेड रेडिएशन लिखा गया है तो इंफ्रा रेड रेडिएशन होगी तो आप इस सारे को चूज कर लीजिएगा। इंफ्रा रेड होगा तो बेटा साथ में फिर AM, FM और ये सारे आप इसको तीनों को चूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आप देखें कि फोटोसेंसिस जो है, फोटोसेंसिस के मैकेनिज्म के लिए कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा डिपेंड करेगी? क्या फोटोसेंसिस का जो मैकेनिज्म है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा? क्योंकि गौर से देखें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो इसकी है। अगर फोटोसेंसिस जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती तो इसका मतलब ये होता कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसेंसिस है वो कहाँ पर होती? AM, FM और इंफ्रारेड के रेडिएशन के अंदर होती। तो असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में फोटोसेंसिस जो है बेटा वो कहाँ पर हो रही है? वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर होगी। जो विजिबल स्पेक्ट्रम ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट्स मीन्स डैट कि बेटा हमने यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये जो लाइट है, देखें अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वेवलेंथ ऊपर की जानिब हाई होगी, लेकिन अगर इसके बरअक्स में बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की, इफ आई विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा किसकी हाई होगी? फ्रीक्वेंसी के मामले में आपने कहना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई किसकी होगी? वो होगी बेटा आपके पास गामा रेज की। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, एक्सरे की उससे कम होती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? AM की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और अब हम बात करते हैं एनर्जी का। तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है? एनर्जी हैज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी हैज़ इन्वर्स रिलेशन, एनर्जी हैज़ इन्वर्स रिलेशन विद वेवलेंथ। वेवलेंथ के साथ इसका कौन सा रिलेशन रहेगा? बेटा वेवलेंथ के साथ इसका रिलेशन रहेगा इन्वर्स एंड डायरेक्ट विद फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन कौन सा रहेगा? डायरेक्ट रिलेशन रहता है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे आंसर करना है। फोटोसेंथेसिस डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन है आपका बेटा, ऑप्शन ए है आपके पास एनर्जी, ऑप्शन बी है आपके पास बेटा वेवलेंथ, ऑप्शन सी है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ऑप्शन डी है बेटा आपके पास ऑल ऑफ अबव। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन आप क्या चूज करना चाहेंगे? देखिए बेटा, हरी अप, 5 4 3 2 1 गुड। देखिए मे बी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ऑल ऑफ अबव चूज़ किया हो, कुछ ने एनर्जी का चूज़ किया होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इसका लॉजिक समझिए। देखें, जो आपके पास जो चीज़ है बेटा फोटोसेंसिस, वो डिपेंड एनर्जी ऑफ लाइट के ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट के ऊपर अगर वो डिपेंड करती तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? गामा रेज की। तो गामा रे हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? सबसे ज़्यादा होती है। अब यही तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्ट, उसका एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसेंसिस इस जगह पे होनी चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे हो रही है? नहीं हो रही। फोटोसेंसिस सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर हो रही है? विजिबल लाइट के अंदर। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं है, वेवलेंथ का भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ जहाँ पे थी वहाँ पर भी नहीं हो रही। तो पीछे कौन सी चीज़ बची? आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट बची। तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये किस चिड़िया का नाम है ना? किस चिड़िया का नाम है? तो अब हम इसको देखते हैं, व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बेटा इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी को अगर हम उर्दू भाषा में देखें तो बेटा इंटेंसिटी को कहते हैं शिद्दत। क्या कहते हैं? शिद्दत।
प्यार वाली शिद्दत नहीं, दूसरे वाली शिद्दत, ठीक है। तो ये कौन सी शिद्दत है, इसको ज़रा देखिए बेटा, अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक जगह पे सनलाइट जो है या कोई भी लाइट जो है वो फॉल हो रही है, अगर वो जो लाइट जो फॉल हो रही है अगर उसके अंदर मैं कहूँ कि मेरे पास 500 फोटॉन्स जो हैं वो आके गिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, चलें सिंपल अल्फाज में लेते हैं। देखिए, एक होती है नॉर्मल सी बूंदाबांदी जिसको ड्रेजलिंग कहते हैं, एक होती है ज़्यादा तेज़ बारिश। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, ड्रेजलिंग और तेज़ बारिश में हम कहते हैं कि ड्रेजलिंग में जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, दूसरे में क्या होती है ज़्यादा, क्योंकि उसमें पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसमें उनके नंबर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर एक लाइट है, एक लाइट के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि एक लाइट है, रे है बेटा, वो फॉल कर रही है, उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं बेटा वो कितने हैं, 500 है, और दूसरी तरफ एक और है जिसके अंदर 5000। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताएं इनमें से कौन सी जो रे है, ये है हमारे पास ए, ये हमारे पास आगे बी, तो कौन सी जो रे है जिसकी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, 500 वाले की या 5000 वाले की। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका बेटा आंसर होना चाहिए 5000 वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो सनलाइट जो फोटोसेंसिस होती है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो फोटोसेंसिस आपने कहना है दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। तो ये हाई इंटेंसिटी and high the mechanism of photosynthesis। ओके, चलें अब हम एक और बेटा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो देख लेते हैं। हमारे पास है जी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, दोबारा से फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ, ऑप्शन ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, विजिबल लाइट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए। टाइम होगा आपके पास 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड्स में आप आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1, हरी अप। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए आपके पास कौन सा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, गलत चूज़ किया जा रहा है, दिल तोड़ रहे हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों इंटेंसिटी ऑफ लाइट होना चाहिए, गलत। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव होना चाहिए, क्योंकि बेटा फोटोसेंसिस जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ही फोटोसेंसिस होगी ना। उसके बाद बेटा विजिबल लाइट पे भी डिपेंड करेगी। तो ये देखें, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, विजिबल लाइट के ऊपर। विजिबल लाइट होगी, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, विजिबल लाइट की बात किया तो विजिबल लाइट होगी तो ही बेटा फोटोसेंसिस होगी। इसका मतलब फोटोसेंसिस इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ फोटोसेंसिस प्राइमरली डिपेंड्स ऑन, फोटोसेंसिस प्राइमरली, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेनली, प्राइमरली एंड द मेनली डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हरी अप, व्हाट शुड बी राइट आंसर इन दैट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हरी अप, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, गलत। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा, दैट इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि बेटा इंटेंसिटी वाला फैक्टर तो बाद में आएगा ना, पहले फैक्टर तो यही है ना कि लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ही सारा काम होगा। तो जब तक लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक बाकी काम कैसे होगा, कौन सी चीज़ बाकी इंटेंसिटी उसको कैसे इफेक्ट करेगी जब लाइट नहीं एब्जॉर्ब हो रही। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होता है वो बेटा एक प्राइमरी फैक्टर होता है, और उसके बाद जो है बेटा वो दूसरे फैक्टर्स आ जाएंगे, और कोई सेकेंडरी फैक्टर नहीं है। सेकेंडरी फैक्टर का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी तो उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, विजिबल लाइट इफेक्टिव नहीं होती। नहीं बेटा, अगर हम बात कर लें कि सेकेंडरी फैक्टर कोई नहीं है इनमें से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जितना रोल है उतना ही विजिबल लाइट का ही रहता है, विजिबल लाइट का भी रहता है। समझ आ गई बात। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इंफ्रारेड दे दें उनको और उनके उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें और आप कहें फोटोसेंसिस हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी किसकी होनी चाहिए, विजिबल लाइट की होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कौन सी वो लाइट जो है जो इफेक्टिव होती है फोटोसेंसिस, विच लाइट इज इफेक्टिव फॉर द फोटोसेंसिस, सो दैट इज अ विजिबल लाइट। तो विच लाइट इज इफेक्टिव फॉर फोटोसेंसिस, इट इज नॉट अ इंफ्रारेड लाइट, इट इज नॉट अ अल्ट्रावायलेट लाइट, इट इज अ विजिबल लाइट। So visible light is effective for the photosynthesis। अच्छा, अब ये जो बात कही गई है यहाँ पे
ये विजिबल लाइट की खैर हमने बात भी शुरू कर ली है। तो विजिबल लाइट की जो बात कही गई है कि विजिबल लाइट जो है ये फोटोसेंसिस के लिए इफेक्टिव रहती है। अब इस विजिबल लाइट को फिर बेटा साइंटिस्ट ने स्टडी किया, यार विजिबल लाइट के अंदर क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि विजिबल लाइट के अंदर बहुत सारी लाइट आती हैं। नंबर 1 उसके अंदर बेटा रेड आता है, नंबर 2 उसके अंदर ऑरेंज आता है, नंबर 3 उसके अंदर येलो आता है, नंबर 4 बेटा उसके अंदर ग्रीन आता है, नंबर 5 उसके अंदर बेटा ब्लू आता है, नंबर 6 उसके अंदर वायलट आता है, नंबर 7 उसके अंदर इंडिगो आता है, इंडिगो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट भी 7 डिफरेंट लाइट से मिलकर बनी हुई है। साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठ के होते रही यार। अब इस ये बात तो हमने क्लियर कर ली कि विजिबल लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन विजिबल लाइट में से कौन सी लाइट इंपॉर्टेंट है, ये क्या बात हुई। ये तो वही कहावत नहीं बन गया, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो एक चीज़ तो क्लियर कर ली। अब दूसरी चीज़ कैसे क्लियर करें, ये अभी टेंशन चल ही रही थी कि दरमियान में एक साइंटिस्ट ने एंट्री मारी। वो साइंटिस्ट बड़ा कमाल का था, उसका नाम था एंजल मैन। उसने बिल्कुल एंजल की तरह, देवता की तरह एंट्री मारी। उसका नाम था TW एंजल मैन, TW एंजल मैन। अब ये जो TW एंजल मैन है ना, TW एंजल मैन, इसने कहा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अब इसने उत्तर उस चीज़ का कैसे दिया उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये इसने कहा कि ये बात तो मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ, मेरी मदर मुझे कहती रही हैं, डैश का उत्तर, डैश का उत्तर, डैश का उत्तर। तो इसका आंसर मैं दूंगा, क्योंकि उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि उत्तर मैं हूँ। मेरी मदर ने मुझे कई बार उत्तर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अब देखें ज़रा यहाँ पर देखें। अब इसने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इसने बेटा लिया स्पायरोगायरा, यूनिसेलुलर स्पायरोगायरा। अब ये जो यूनिसेलुलर स्पायरोगायरा होते हैं ना, इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर ना स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका फोटोसेंसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लें कि उसका रोल रहता है। हम क्लोरोप्लास्ट के भी थोड़ा सा टच में लेंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होती हैं। देखें, अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, वो आपको किस शेप के अंदर देखने को मिलेगा, स्पायरोगायरा के अंदर, स्पाइरल शेप के अंदर। तो ये क्या बेटा ले लिया गया, स्पायरोगायरा, और स्पायरोगायरा के ऊपर ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो फॉल करवा दी। जैसा कि रेड लाइट इस रीजन पे फॉल करवा दी, ऑरेंज लाइट इधर फॉल करवा दी, येलो लाइट इधर फॉल करवा दी, ब्लू लाइट इधर फॉल करवाई, ग्रीन फॉल करवाई, ब्लू, वायलेट एंड इंडिगो फॉल करवा दी। अब हमें मालूम है कि फोटोसेंसिस जब होगी तो फोटोसेंसिस का एक बाय प्रोडक्ट जरूर बनता है, और उस बाय प्रोडक्ट का नाम क्या था, ऑक्सीजन। फिर हमने क्या किया, एंजल मैन ने क्या किया, उसने एरोटैक्टिक बैक्टीरिया लिए, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया, या सिंपल अल्फाज में आप कह लीजिए कि ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। अब ये जो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया उसने लिए, इन बैक्टीरिया को बेटा उसने इसके ऊपर स्कैटर्ड कर दिया। ये जो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया है उसको इसके ऊपर स्कैटर्ड कर दिया, यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर स्कैटर्ड कर दिया, ठीक है। ये देखें, आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा जहाँ पे फोटोसेंसिस जिस लाइट में ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनेगी, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी वहाँ पर ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे। तो बेटा उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, उसने ऑब्जर्व किया कि जो सनलाइट है वो ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है बेटा, वो किस रीजन में रह रही है, वो रह रही है जहाँ पे ब्लू लाइट फॉल कर रही है। सनलाइट जो है वो ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो किस रीजन में रह रही है, वो वहाँ पे रह रही है जहाँ पे बेटा कौन सी, रेड लाइट फॉल कर रही है। क्योंकि बेटा जहाँ पे रेड लाइट फॉल कर रही थी वहाँ पे भी जो आपके पास एरोटैक्टिक बैक्टीरिया थे वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर जमा हो गए, और जहाँ पे ब्लू लाइट भी फॉल कर रही थी वहाँ पे भी वो क्या हो गए, ज़्यादा अमाउंट के अंदर जमा हो गए, जो कि इस बात का सबूत था कि फोटोसेंसिस इस जगह पे क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब हमने ये बात तो कंफर्म कर ली थी कि विजिबल लाइट जो है वो फोटोसेंसिस के लिए इफेक्टिव है, लेकिन विजिबल लाइट में कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, सो डैट इज़ द रेड लाइट एंड डैट इज़ द ब्लू लाइट। सो इस तरह से बेटा पता चल गया एक एक्शन स्पेक्ट्रम का। इन्होंने फिर कॉन्सेप्ट भी दिया, इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ एक्शन स्पेक्ट्रम। इन्होंने कहा एक्शन स्पेक्ट्रम भाई एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट फोटोसेंसिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और कौन सी वेवलेंथ की लाइट फोटोसेंसिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। वो जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो इन्होंने दिया, और इन्होंने, एक सेकेंड ज़रा रुक जाइए,
ओके, कुछ चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पे बच्चे। ओके, यहाँ पे देखिए, तो दिस वन इज़ अ एक्शन स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर बेटा हम ले लेते हैं जी फोटोसिंथेसिस। ये आ गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस, और इस साइड पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले ली वेवलेंथ 380, उसके बाद 430, 500, 600, 670 और 780। इसने इस एक्सपेरिमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ना, तो इसने इंफॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट की, इसने कहा कि भाई जो लाइट है वो ज़्यादा जो है वो देखें, ये फोटोसेंसिस का रेट देखें कहाँ पर ज़्यादा हुआ है, 430 के ऊपर, और फिर 670 के ऊपर। ये देखिए, सो इट्स मीन्स दैट द रेट ऑफ द फोटोसेंसिस is more in the dash wavelength of light, that is a 430 and 670 नैनोमीटर wavelength of light। अब बेटा अगर मैं आपको ये कहता हूं, अगर मैं यहां पर एक MCQ आपसे पूछूं, which wavelength of light is effective for photosynthesis। ओके, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, इट इज अ रेड ऑरेंज या रेड ऑरेंज स्पेक्ट्रम। ऑप्शन बी है हमारे पास बेटा, दैट इज द ब्लू लाइट। ऑप्शन सी है हमारे पास, ऑप्शन सी हमारे पास है बेटा ग्रीन लाइट। ऑप्शन डी है हमारे पास वायलेट, एंड ऑप्शन ई है हमारे पास बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन एफ है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए, 5 सेकंड्स रहेंगे बेटा आपके पास। हरी अप, 5 4 3 डन। ओके, इधर देखें, वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो फोटोसेंसिस के लिए इफेक्टिव है। कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे यार सर ने तो रेड का बताया था, रेड ऑरेंज थोड़ी बताया था, तो रेड ऑरेंज नहीं होगी, ब्लू होनी चाहिए, क्योंकि ब्लू एग्जैक्ट लफ्ज़ मैच कर गया। अच्छा, कुछ सोचेंगे हाँ ठीक है, बोथ ए एंड बी लगाना चाहिए। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा, राइट ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है, राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला है। भाई साहब किधर हैं आप लोग, ऑल ऑफ दीज वाला राइट ऑप्शन है। ऑल ऑफ दीज वाला राइट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट अच्छे से देखिए, उन्होंने कहा है कि विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इफेक्टिव फॉर फोटोसेंसिस। भाई कौन सी वेवलेंथ की लाइट फोटोसेंसिस के लिए इफेक्टिव है, तो यार सारी ही इफेक्टिव है फोटोसेंसिस के लिए। मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कि मोस्ट इफेक्टिव कौन सी है, मोस्ट इफेक्टिव तो नहीं लिखा ना मैंने। अगर मैं मोस्ट इफेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, फिर आपको माइंड में आना चाहिए था कि हाँ भाई इन सब लाइट में से कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो फिर आप जाते हैं बोथ ए एंड बी की जानिब। तो बेटा जो स्पेक्ट्रम है वो रेड लाइट और साथ में ऑरेंज लाइट के अंदर भी स्पेक्ट्रम जो है वो फॉल करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, रेड ऑरेंज की या फिर ब्लू लाइट की बात होती है। तो यहाँ पर बेटा रेड ऑरेंज भी सही ऑप्शन है, ब्लू भी सही ऑप्शन है, ग्रीन भी और वायलेट भी, क्योंकि ये सभी लाइट जो है ये फोटोसेंसिस करवाते हैं। क्योंकि अगर ये सभी लाइट फोटोसेंसिस ना करवाती तो मैंने ये आपको लाजमी कहा कि बैक्टीरिया जो है वो इस जगह पर ज़्यादा जमा हो गए, लेकिन मैंने क्या आपको ये कहा था कि बैक्टीरिया यहाँ पर जमा नहीं हुए, यहाँ पर भी बैक्टीरिया है। यानी कि जहाँ पे वायलेट लाइट गिर रहा था वहाँ पे भी बैक्टीरिया था, जहाँ पे इंडिगो गिर रहा था वहाँ भी बैक्टीरिया था, लेकिन फ़र्क कितना सा, उनके नंबर क्या थे, कम थे। उनके नंबर कम इसलिए थे क्योंकि बेटा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम हो रही थी, वहाँ पर ऑक्सीजन जो था वो कम बन रहा था। तो कम ऑक्सीजन होगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया भी वहाँ पर कम होंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये सारी लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव है। लेकिन प्राइमरली इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरली तौर पर इफेक्टिव कौन सी लाइट रहती है, वो आपने कहना है कि जाहिर सी बात है एक ही लाइट जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, दैट इज़ द रेड ऑरेंज स्पेक्ट्रम या रेड लाइट एंड द ब्लू लाइट। यानी कि बोथ ए एंड सी, इस स्टेटमेंट के अंदर आप राइट ऑप्शन को एज अ ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लाइट जो होता है ना उसका प्लांट की लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो रहता है। लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये भी आपको कवर करना है। इस तरह से एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बना के आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट ए है,
पॉइंट ए, बताइए इस पॉइंट ए के ऊपर कौन सी लाइट फॉल कर रही है। पॉइंट बी जो है, या पॉइंट बी को वो आपको कह देते हैं, लेट्स सपोज दैट द पॉइंट बी जो है ये हमारे पास ब्लू लाइट है, और बताइए जो पॉइंट ए है यहाँ पर लाइट कौन सी है। तो आपने फटाफट देख लेना कि फोटोसेंसिस के रेट की बात की गई, तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसेंसिस है, तो इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसेंसिस ब्लू और किस में ज़्यादा रहने वाला, रेड में ज़्यादा। तो ऑब्वियसली बात है अगर ब्लू ऑलरेडी उसने मेंशन किया हुआ है तो बेटा आपके पास कौन सा आपने चूज़ करना चाहिए, आपको रेड वाला चूज़ करना चाहिए। और इस तरह से अब जो टॉपिक होगा बेटा आप कवर करेंगे। तो अभी तक हमने किस चीज़ को कवर किया, हमने रोल ऑफ लाइट जो है बेटा उसको कवर कर लिया। अब हम किसको कवर करेंगे, हम रोल ऑफ पिगमेंट को कवर करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, आप लोग फ्रेश हो जाएँ, किसी ने अगर लेना है पिक शिक तो वो भी ले लो, फिर हम बेटा स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट रिज्यूम द टॉपिक। कहाँ पे थे हम लोग बेसिकली हमने स्टार्ट करना है रोल ऑफ पिगमेंट के ऊपर। तो पिगमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब पिगमेंट सबसे पहले किस ऑर्गेनल में पाया जाता है, राइट, सोचिए अच्छे से। दैट इज प्रेजेंट इन नंबर 1 प्लास्टिड्स में पिगमेंट पाया जाता है, और प्लास्टिड की एक टाइप जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि फोटोसेंसिस जो है वो कहाँ पे परफॉर्म होती है, ऑप्शन है आपके पास। देखें, अगर मैं आपसे ये पूछूं फोटोसेंसिस का जनरली अगर व्यू पूछूं, वहाँ पे आपको मैं प्लास्टिड भी दे दूं, क्लोरोप्लास्ट ना दूं, और मैं साथ में आपको क्वांटासोम्स का एक वर्ड दे दूं, लफ्ज़ क्या लिखा हुआ हो, क्वांटासोम। तो आप किसको चूज़ करना पसंद करेंगे, क्वांटासोम्स को, या फिर आप चूज़ करना पसंद करेंगे प्लास्टिड्स को। तो बेटा क्वांटासोम की टर्मिनोलॉजी आप चूज़ कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटासोम जो हैं वो कैसे बनते हैं उसको ज़रा अंडरस्टैंड करिए। जब हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है पार्क और दूसरे का नाम है बिगिंस। अब पार्क और बिगिंस जो है ना, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, या प्लास्टिड्स जो होते हैं, ये प्लांट के अंदर ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, इसने कहा 230 जो प्लास्टिड्स होते हैं, इनके मिलने से क्या बनेगा, प्लास्टिड का मतलब क्लोरोप्लास्ट, इनके मिलने से क्या बनेगा, इनके मिलने से बनेगा क्वांटासोम। और यही वो क्वांटासोम होगा जो प्लांट के अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस के मैकेनिज्म को इनिशिएट करवाएगा। कौन सा मैकेनिज्म, ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस के मैकेनिज्म्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ब्रीफली तौर पे देखें, आप कहेंगे प्लास्टिड में किस में होती है फोटोसेंसिस, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पे होती है, आपने कहना है होती है ग्रैना में। ग्रैना में किस जगह पे होती है, आपने कहना है थैलाक्वाइड में। थैलाक्वाइड में किस जगह पे होती है, आपका आंसर होना चाहिए भाई थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में होती है। थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है, उस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसेंसिस होती है। थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है, आपने कहना है थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन असल में उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स धंसे हुए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल किस चीज़ के होते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के। तो क्लोरोफिल जो होता है फिर वो वहाँ पे परफॉर्म होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो प्लांट के अंदर, इसी ऑर्गेनेलिस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बच्चे बात कर लेते हैं मज़ीद इनके बारे में। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है उसको पिगमेंट कहते हैं। जैसा कि मेरी शर्ट, ये एक पिगमेंट है, आपको पता है मेरे ऊपर भी 7 डिफरेंट कलर की लाइट, बहुत सारी लाइट गिर रही हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि उन सभी लाइट में से कौन सी लाइट हम देख सकते हैं, डेट इज़ अ विजिबल लाइट। अब उन विजिबल लाइट में 7 डिफरेंट लाइट पढ़ाई मैंने आपको, तो ये 7 डिफरेंट लाइट मेरे शर्ट के ऊपर गिर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। पता है क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो मेरी शर्ट है ना बेटा, वो सारी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इस वजह से ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बेटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, फिर उसके बाद ये एक फोटो के वीडियो के अंदर चलेगी। अब आपको भी इसी कलर के अंदर दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या रहता है, उसका यही कारण रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे कि ये आपको ब्लू शर्ट क्यों दिखाई दे रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है उसको हम पिगमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको? पिगमेंट कहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं ब्लैक, तो ब्लैक कलर जो है वो आपको ब्लैक क्यों दिखाई देता है?
क्योंकि बेटा वो सारी 7 के 7 कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, ना ब्लू ना ग्रीन ना वायलेट ना इंडिगो, वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, वो सारे कलर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो इसी वजह से बेटा ये आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे लाइट के जो कलर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब ये ब्लैक कलर भी पिगमेंट है, मेरी शर्ट भी पिगमेंट है, जो चीज़ भी आपको कलरफुल नजर आती है वो पिगमेंट है। अब क्या ये वाइट जो है ये पिगमेंट है? बेटा ये तो कलर ही नहीं है, ये तो बेरंग है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए ये पिगमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो खुद 7 कलर के मिलने से बनता है। जो वाइट कलर है वो कैसे बनता है वाइट कलर? तो ब्लैक कलर यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर इज पिगमेंट बिकॉज इट absorbs all wavelength of visible light। समझ में आ गई बात। और अगर हम बात करते हैं वाइट कलर की, तो वाइट कलर जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वाइट कलर इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ ये खुद किसे 7 डिफरेंट लाइट्स जो हैं उसको विजिबल लाइट से मिलकर बनता है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर वाइट जो कलर है वो आपका ऐसे है, और जो वाइट कलर है उसको पिगमेंट में नहीं कंसीडर करेंगे, और इसके अलावा बाकी जो होंगे उसको आप एज अ पिगमेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर फोटोसेंसिस की बात करनी है, तो हम पिगमेंट का जो कंसेप्ट है वो फोटोसेंसिस तक महदूद करेंगे। तो बेटा फोटोसेंसिस के अंदर 2 तरह के मेन पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज अ एसेसरी पिगमेंट एंड नंबर 2 इज अ नेसेसरी पिगमेंट। एक होगा एसेसरी पिगमेंट, एक बेटा कौन सा होगा? एक होगा नेसेसरी पिगमेंट। अब प्लांट की लाइफ के अंदर कौन से एसेसरी पिगमेंट हैं, कौन से नेसेसरी पिगमेंट हैं, उनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए प्लांट की लाइट की अगर हम बात करें तो प्लांट की लाइट के अंदर जो एसेसरी पिगमेंट हैं उनमें बेटा आप नंबर 1 इज अ कैरोटीनॉइड्स फैमिली आ जाएगी। कैरोटीनॉइड्स फैमिली में 2 चीज़ें आएंगी, कैरोटीन्स आ जाएंगी और ज़ैंथोफिल्स आ जाएंगे। नंबर 2 नेसेसरी पिगमेंट की बात करें, नेसेसरी पिगमेंट में बेटा आ जाएगा आपके पास क्लोरोफिल ए जो है इसका मॉलिक्यूल आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा क्लोरोफिल बी आ जाएगा। तो बेटा अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को जो एमसीक्यूज वहाँ से एमडीकैड में फ्रेम हो सकते हैं या नीट एग्जाम में आ सकते हैं, उनको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करें तो आपने कहना है कि क्लोरोफिल जो है बेटा वो बेसिकली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। क्लोरोफिल 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक है हेड और दूसरा क्या होगा? टेल। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल फ्लैट स्क्वायर हेड के ऊपर मुश्तमिल होगा और दूसरी कौन सी होगी? टेल। अब इसके अंदर टेल जो होगी बेटा वो 2 तरह की होती हैं। टेल 2 तरह की होंगी, एक को नाम देंगे फाइटोल टेल, फाइटोल प्लस प्रोपैनिक एसिड टेल, या आपके पास एक ये होगी लॉन्ग टेल। एक बेटा इसके अंदर देखने को मिलेगी शॉर्ट टेल, एक कौन सी होगी? शॉर्ट टेल। और ये शॉर्ट टेल कौन सी होगी? दीज आर द ईस्टरलिंक टेल। तो ईस्टरलिंक टेल जो होगी बेटा ये कौन सी होगी? ये आपने याद रखना है कि ये शॉर्ट टेल होगी, एक कौन सी होगी? लॉन्ग टेल होगी। हेड कैसा होगा? हेड आपने कहना है कि इसका आपको देखने को मिलेगा फ्लैट स्क्वायर हेड होगा, एंड दैट इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, भी आप इसको मेनली तौर पे कह सकते हैं, एब्जॉर्बिंग पार्ट। ओके जी। अब बेटा जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है ना, ये बनाएगा एक रिंग, उसको नाम देंगे पायरोल रिंग जो है बेटा ये मिलके बनता है 4 पोरफायरिन रिंग। कितने होंगे? 4। कितने पोरफायरिन रिंग? 4। अब ये इन रिंग्स का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे? नाइट्रोजन। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? नाइट्रोजन। अब बेटा ये चीज़ आपने याद रखने के सेंट्रल एटम क्या है? मैग्नीशियम के साथ क्या अटैच है? 4 नाइट्रोजन अटैच है। और मान लेते हैं सिर्फ आसानी के लिए यहाँ पर बेटा आपके पास एक रिंग है, यहाँ पर आपके पास दूसरा रिंग है, यहाँ पर आपके पास तीसरा रिंग है, यहाँ पर आपके पास चौथा रिंग है। ये मैं रिंग ऐसे क्यों बना रहा हूँ, उसकी लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि बेटा ये आपको रेडी नहीं करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज के तौर पर आपने ये याद रखना है कि बेटा इन रिंग्स की जो नंबरिंग होती है वो किस डायरेक्शन में रहती है? नंबर 1 इसकी जो नंबरिंग होती है वो बेटा आपको देखने को मिल रही है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन के? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट टेल के बारे में, तो इसकी जो बेटा शॉर्ट टेल होती है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो आपने कहना है इसकी जो शॉर्ट टेल होगी ना बेटा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो 3rd वाला है,
ठीक है, जो थर्ड पोरफायरिंग रिंग है और फोर्थ पोरफायरिंग रिंग है, इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी शॉर्ट टेल। नंबर सेकंड अगर हम बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो नंबर सेकंड के तौर पर आपने क्या चीज़ याद रखना है कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, आरबीसी के अंदर जो मेच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर 95% हीमोग्लोबिन है, कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती और उसकी मेम्ब्रेन्स को डोनेंस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो बेटा उस आरबीसी के अंदर जिसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है, हीमोग्लोबिन के अंदर भी सेम इसी तरह से पायरोल रिंग और पोरफायरिंग रिंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि हीमोग्लोबिन के केस के अंदर यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होगा बेटा वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा रहने वाला है, मैग्नीशियम रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बेटा हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए और बी के बारे में। देखें अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए के बारे में और बी के बारे में, तो इनके अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए बेटा क्लोरोफिल C55 H72 O5 N4 Mg, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C55 H70 O6 N4 Mg, राइट। तो ये बेटा आ गया इसका फार्मूला। लेट मी चेक, मुझे इसका फ्रेम चेक करने दें कि ये कहाँ तक है, ताकि हम इसको फ्रेम से बाहर ना कहीं चले जाएं। राइट, फ्रेम्स के अंदर तो हम हैं अभी तक, शायद यहाँ तक है, राइट। ओके बेटा यहाँ पे देखिए, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल ए और बी में बेसिक आपको जो फ़र्क नज़र आया वो किस एटम के अंदर नज़र आया। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूल है, इनमें से कौन से वो एटम्स हैं, कौन से वो एटम हैं बेटा वो कॉमन होते हैं, कौन से एटम जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर कॉमन होते हैं। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन लिख दिया जाए, एक ऑप्शन में लिख दिया जाए कार्बन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो बेटा यहाँ पर आप क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपने हरगिज़ चूज़ नहीं करना कि कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है ये कॉमन एटम है। बेटा यहाँ पर जो कॉमन एटम है वो दोनों ही हैं, ये सारे ही हैं। इनफैक्ट ये देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, यही यहाँ पे पाया जा रहा है। इसका मतलब यही एटम्स जो हैं ये क्लोरोफिल ए के अंदर है, यही बी के अंदर है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, कॉमन एटम्स है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉमन एटम्स तो हैं लेकिन नंबरिंग में कॉमन कौन सा है, तो फिर आप चूज़ कीजिएगा कि नंबरिंग में जो कॉमन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक्सेप्ट जो हैं वो सारे ही नंबरिंग में कॉन्स्टेंट है, कॉमन है, बाकी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन 72 और O5 यहाँ पे कैसे और वहाँ पे H70 और O6 किस तरह से है। देखें कारण ये रहता है कि क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा ये होता है मिथाइल ग्रुप। लेकिन क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा बेटा वो रहता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप का नाम दे सकते हैं। तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, तो आपके पास मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन वहाँ पर देखें तो वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 1 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम है। इसी वजह से यहाँ पर H72 है, यहाँ पर H70 है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप में 2 हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर O5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या है, अजाफी आ चुका है। तो ये बेटा आपके पास कौन सा हो गया, डेट इज़ अ मिथाइल ग्रुप, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा ये कौन सा ग्रुप बेटा आपके पास आ गया, डेट इज़ अ कार्बोनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होगा, क्वेश्चन ये अराइज होगा कि बेटा ये मिथाइल ग्रुप या जो कार्बोनाइल ग्रुप है जो क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल के अंदर रिस्पेक्टिवली मौजूद हैं, ये आखिर पोरफायरिंग रिंग के किस रिंग पर जाकर अटैच होंगे। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, दे विल अटैच एट द रिंग नंबर 2। तो मिथाइल ग्रुप जो होगा ये भी सेकंड पोरफायरिंग रिंग पर अटैच होगा। और अगर हम बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की तो ये भी बेटा यहीं पर जाकर क्या होने वाला है, अटैच होने वाला है। और स्मॉल टेल तो मैंने आपको बता दी कि थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग के बीच में जाकर अटैच होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइटोल टेल के बारे में, तो फाइटोल टेल जो होती है बेटा वो रिंग नंबर 4 के साथ अटैच होती है, C20H39। C20H39 ये आपने चीज़ याद रखनी है, फाइटोल टेल। और टेल जो होती है इसके बारे में ये भी चीज़ें याद रखनी है आपने। और टेल जो होती है बेटा, टेल आपने याद रखना है, नंबर 1 टेल इज़ अ हाइड्रोफोबिक। टेल क्या होती है इसकी, हाइड्रोफोबिक होती है और बेटा नॉन पोलर होती है। हाइड्रोफोबिक होती है और इसकी नेचर क्या होती है, नॉन पोलर होती है। अगर हम इसके हेड की बात करते हैं, टेल हेड की बात करें तो आपने कहना है हेड जो होता है बेटा वो हाइड्रोफिलिक होता है। हेड इज़ अ हाइड्रोफिलिक होता है और बेटा ये पोलर हेड होता है, पोलर हेड होता है।
पोलर हेड। अच्छा, टेल का काम क्या होता है? आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रखा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने इस तरह से पढ़ा था कि वहाँ पे लिपिड्स जो होते हैं उनकी 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो धंसे हुए होते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरह से इन लिपिड्स बाय लेयर्स के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर ये जो फाइटोल टेल होती है ना, देखें अटैचमेंट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को प्लाज्मा, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के साथ अटैच कौन करवाएगा? तो आपने कहना है कि ये अटैच करवाने में जो मेन रोल होगा बेटा वो किसका होगा? नॉन पोलर रीजन का होगा। और नॉन पोलर रीजन कौन सा होगा? वाटर रेपेलेंट रीजन। और वाटर रेपेलेंट रीजन जो होगा बेटा वो कौन सा होगा? दैट इज द फाइटोल टेल। तो ये फाइटोल टेल जो होगा बेटा ये इस तरह से उसके अंदर धंसा हुआ होगा, और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो होंगे बेटा ये इस तरह से बाहर की जानिब मौजूद होंगे, ये इस तरह से, राइट। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इस तरह से बाहर की जानिब मौजूद होंगे। ओके, अब यहाँ पर बेटा मेन हमने 2 बात तो कर ली कि ये कहाँ पर मौजूद है, पायरोल सेकंड के ऊपर, और ये भी पायरोल जो है वो सेकंड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पायरोल रिंग का, तो मैंने बेटा यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा, मैंने एक होता है अरेबिक, एक होता है न्यूमेरिकल। तो ये मैंने बेटा इस तरह से नहीं लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने इसकी अरेबिक लिखी है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर MCQs में पूछ लिया जाए कि वो किस पायरोल के ऊपर है, साथ में बेटा वो अरेबिक की जाने वो दूसरी काउंटिंग लिखते हैं, तो आपने इसको चूज़ नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, और उस स्टैंडर्ड के अंदर बेटा अगर ये चीज़ मैंशन की गई है तो आपको यही चूज़ करना है, इसके अलावा आप दूसरा चूज़ नहीं करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर, राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, बेटा क्लोरोफिल सी भी है, क्लोरोफिल डी भी होता है, क्लोरोफिल ई भी होता है। क्योंकि अगर ये तो होगी ना प्लांट की बात, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस अकेले प्लांट थोड़ी करते हैं, प्लांट के अलावा जो एल्गाई के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी के अंदर आपको कौन से देखने को मिलेगा? एल्गी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एल्गी, क्योंकि इस ज़मीन की ज़्यादातर जो फोटोसेंसिस है 50 to 60% वो एल्गी ने परफॉर्म करनी है। तो उसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, क्लोरोफिल सी भी है, क्लोरोफिल डी भी है, क्लोरोफिल ई भी होता है। तो हम ज़रा इनके फार्मूला का भी मुलाहिजा कर लेते हैं। देखो क्लोरोफिल ए और बी का हो गया, क्लोरोफिल सी का मॉलिक्यूल अगर देखें तो यहाँ पर बेटा आएगा C35, C32, ठीक है, C32 H35, राइट, O5N4Mg। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है बेटा। ये आपके पास किस क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल सी का। क्लोरोफिल डी का क्या आएगा? क्लोरोफिल डी का आएगा C54H70O, आपके पास आएगा बेटा H70, O6N4 एंड Mg, डेट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ई का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेटा वो अभी तक पता ही नहीं चला, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द इसका पता लगा लेंगे, राइट। लेकिन क्लोरोफिल ई का जो फार्मूला वो अभी कन्फर्म नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ से कुछ MCQs पूछ जाएंगे, लेकिन उन MCQs को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले तो कुछ स्पेस बनाना पड़ेगा। तो हम पहले तो स्पेस बनाने का काम कर लेते हैं इस साइड के ऊपर। देखें बेटा, एक चीज़ तो आपको मैंने क्लैरिफाई करवाई थी अभी भी कि फोटोसिंथेसिस का मॉलिक्यूल। अब हम फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट ज़रा देख लेते हैं ना, कौन सा पिगमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस किस में पाया जाता है। अगर मैं एक MCQs पूछता हूँ, विच पिगमेंट इज़ कॉमन इन ऑल सिंथेटिक यूकैरियोट्स। ऑप्शन में लिखता हूँ बेटा, ऑप्शन है ए क्लोरोफिल ए, ऑप्शन में बी यहाँ पे लिख दूँ, ऑप्शन बी है मेरे पास क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी बेटा मैं लिखता हूँ, ऑप्शन सी पे मैं लिखता हूँ कैरोटीनॉइड्स, ऑप्शन डी बेटा मैं लिखता हूँ बोथ ए एंड सी, ऑप्शन ई लिखता हूँ ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन एफ में लिखता हूँ नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हरी अप। यहाँ पे बेटा राइट ऑप्शन हरी अप 5 4 3 2 डन। ओके, इधर देखें, यहाँ पे बेटा राइट ऑप्शन जो है वो आपको कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होना चाहिए नन ऑफ दीज, राइट।
बोथ वाला नहीं आ सकता, ऑल ऑफ अबव भी नहीं आ सकता। क्यों, उसको अंडरस्टैंड करिए। देखिए बेटा, प्लांट की बात करें ना, प्लांट के अंदर पिगमेंट को जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, अगर मैं नेसेसरी पिगमेंट की बात करूं तो नेसेसरी पिगमेंट में होगा क्लोरोफिल ए, नंबर 2 क्लोरोफिल बी। तो ये कौन सा पिगमेंट होगा, नेसेसरी पिगमेंट होगा जो प्लांट के अंदर पाया जाएगा। प्लांट के अंदर एसेसरी पिगमेंट की बात करें तो एसेसरी पिगमेंट में आपने बात करनी है, इसके अंदर पाए जाएंगे कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये पाए जाएंगे, दैट इज़ द एसेसरी पिगमेंट। उसके बरक्स फिर मैंने कहा कि एलजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एलजी ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं। एलजी के केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एलजी के केस के अंदर आपको जो एसेसरी पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई देखने को मिलेगा, दैट इज़ द नेसेसरी पिगमेंट। ये कौन से पिगमेंट होंगे बेटा, क्लोरोफिल के नेसेसरी पिगमेंट होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, एलजी के केस के अंदर। और अगर हम एसेसरी पिगमेंट की बात करते हैं, एसेसरी पिगमेंट में बेटा यहाँ पे आएगा फाइकोबिलिन्स। क्या आएगा, फाइकोबिलिन्स आ जाएगा, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के केस में आपने फाइकोबिलिसोम्स पढ़े होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियाज की, तो बैक्टीरिया के केस के अंदर बेटा क्या पढ़ेंगे आप, बैक्टीरिया के केस के अंदर, तो बैक्टीरिया के केस में आपने ये चीज़ याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल किस्म के क्लोरोफिल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होते हैं ये एक स्पेशल किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और यही चीज़ बेटा आपको यहाँ पे याद रखनी है कि प्लांट्स, एलजी और बैक्टीरिया, इन सभी ऑर्गेनिज्म, देखें यहाँ पे लिखा गया ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उन तमाम के अंदर कोई पिगमेंट कॉमन देखने को मिल रहा है, कोई भी नहीं है। जैसा कि क्लोरोफिल ए की बात कर लें, क्लोरोफिल ए प्लांट और एलजी के केस के अंदर है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर बेटा बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ इसी तरह से कौन सा वो पिगमेंट है जो बेटा कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं वो क्लैरिफाई करवाना चाहूँगा आपकी। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं ना फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स की, अगर मैं बात कर लूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के केस के अंदर आपने क्या कहना है, यूकैरियोट्स में क्लोरोफिल ए जो है ये भी पाया जाता है। और यूकैरियोट के केस के अंदर बेटा जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है और कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा, नन ऑफ अब दीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड बी। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अब दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर मैं स्टेटमेंट ये कहता हूँ कि विच पिगमेंट इज कॉमन इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स की जगह पे मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म, तो बेटा फिर आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, फिर आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की जब बात करेंगे तो ये तीनों आएंगे और इनके अंदर कोई भी कॉमन पिगमेंट नहीं है। फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो बेटा क्लोरोफिल ए यहाँ पर आपको कॉमन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्लोरोफिल बी भी है बेटा, हर एक एलजी के अंदर क्लोरोफिल बी भी मौजूद नहीं होता। तो बेटा यूनिवर्सली जब हम बेशक ये यूनिवर्सली मौजूद है, एलजीज की टाइप के पास होता है, तो बेटा इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्लोरोफिल बी चूज़ नहीं किया, क्योंकि आप में से कुछ बच्चा जो है वो सोचेंगे कि क्लोरोफिल बी इधर भी है और हमें इधर भी दिखाई दे रहा है। तो एलजी लाइक ऑर्गेनिज्म या एलजी की जो टाइप्स होती हैं हर एक टाइप के अंदर डिफरेंट पाया जाता है। इसी वजह से बेटा यहाँ पर 2 मौजूद होंगे लाजमी तौर पर, डेट इज़ द कैरोटीनॉइड्स, जो यहाँ पे भी पाए जाएंगे बेटा, और वो दूसरे भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बेटा बात कर लेते हैं ज़रा कैरोटीनॉइड्स और हम बात कर लेते हैं ज़ैंथोफिल्स के बारे में। कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखें, आई थिंक सो अजान होने वाली है बेटा, अजान के बाद शुरू करेंगे। रोज़ा वगैरह बेटा आप लोग भी खोल लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसके एसेसरी पिगमेंट के बारे में। एसेसरी पिगमेंट में मेन जो है बेटा वो आपको देखने को मिलेगा कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड्स में 2 मेन आ जाएंगे, एक तो आएगा कैरोटीन्स और दूसरा आ जाएगा ज़ैंथोफिल्स। तो पहले तो हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स के। देखें, अगर हम कैरोटीन्स की बात करें तो बीटा कैरोटीन का नाम जो है वो आप लोगों ने लाजमी सुन रखा होगा। तो बीटा कैरोटीन, और ये बीटा कैरोटीन असल में है क्या, बीटा कैरोटीन आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, कैरेट। तो कैरोटीन जो है ये किस में पाए जाते हैं, कैरेट में, रेड कलर में होते हैं। तो ये किस में पाए जाएंगे, आपको कैरेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके बरक्स अगर हम बात करें तो बेटा ज़ैंथोफिल्स के अंदर आएगा लाइकोपीन। ज़ैंथोफिल्स में क्या आएंगे, लाइकोपीन्स आएंगे। लाइकोपीन्स की बात करें तो लाइकोपीन्स जो हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, लाइकोपीन्स आपको देखने को मिलेंगे टमाटो के अंदर। लाइकोपीन्स कहाँ देखने को मिलेंगे, टमाटो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ज़ैंथोफिल्स की बात करते हैं या कैरोटीन्स की कलर की बात करें तो ये जो पिगमेंट होते हैं ना ये आपको देखने को मिलेगा ऑरेंज रेड कलर के अंदर। ये कौन सा पिगमेंट होगा, ऑरेंज रेड पिगमेंट, ऑरेंज
रेड पिगमेंट होगा। और उसके बरक्स अगर बेटा हम वो बात करें तो वो आपने कहना है कि ये आपको कौन सा पिगमेंट देखने को मिलेगा, ये येलो पिगमेंट होगा, ये येलो पिगमेंट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इनके अगर हम बारे में बात करें ना, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C40H56, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? C40H56 और साथ में O4, C40H56O4, ये इनके आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बरक्स आखिरी एक पॉइंट, कैरोटीन्स की बात करें तो कैरोटीन्स जो होंगे बेटा ये आपको सारे के सारे फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था, मैंने कहा था कि ये भी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं, ये भी यूकैरियोट्स हैं, तो इनके अंदर आपको कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें ज़ैंथोफिल्स की, तो ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं ये आपको डू नॉट प्रेजेंट इन photosynthetic eukaryotes, in all photosynthetic यूकैरियोट्स, सभी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। तो ये चीज़ आपने इस तरह से इसको मेंशन करनी है। अच्छा खैर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपके पास जो कैरोटीनॉइड्स हैं इनका और साथ में अगर बात कर लेते हैं, यानी कि असेसरी पिगमेंट और नेसेसरी पिगमेंट, इनके दरमियान डिफरेंस क्या आएगा, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, सोचने की बात। सो इफ़ वी आस्क द डिफरेंस बिटवीन असेसरी पिगमेंट एंड नेसेसरी पिगमेंट, तो फिर आपने क्या कहना है? आपने कहना है जो नेसेसरी पिगमेंट होते हैं ना, नेसेसरी पिगमेंट असल में मिलकर बनते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से, दे आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बरक्स अगर हम बात करते हैं असेसरी पिगमेंट की, असेसरी पिगमेंट आपने कहना है कि छोटे यूनिट से मिलकर बनेंगे, उसको नाम देंगे आइसोप्रीनॉइड के मिलने से क्या बनेंगे? टर्पिनॉइड्स। तो आपके पास जो नेसेसरी पिगमेंट है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, जो असेसरी पिगमेंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे? टर्पिनॉइड्स होंगे। वो आपके पास क्या है? टर्पिनॉइड्स होंगे, और वो किससे मिलकर बने होंगे? रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होंगे, जिसको आप क्या नाम देंगे? जिसको आप नाम देंगे आइसोप्रीनॉइड का नाम दे देंगे। सो ये आपने याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन असेसरी एंड नेसेसरी पिगमेंट। अब हम देख लेते हैं कि कैरोटीन्स और या फिर कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स जो हैं, तो इनके दरमियान कौन से वो पॉइंट्स है जो सेम है? इनके अंदर सिमिलैरिटी की बात करें तो बेटा देखें, ये दोनों जो हैं ये किस यूनिट से मिलकर बने होंगे? दे बोथ आर मेड अप फ्रॉम आइसोप्रीनॉइड यूनिट। ये भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बना होता है, और ये भी जाहिर सी बात है किस यूनिट से? आइसोप्रीनॉइड यूनिट जो होंगे बेटा ये भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बने होंगे, पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपने कहना है कि ये कैरोटीनॉइड जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं ये दोनों किस चीज़ में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन के अंदर। पॉलिनेशन जो होती है ना, ये पॉलिनेशन के अंदर बहुत क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो कैरोटीन्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होती हैं? क्लोरोफिल के मेन मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगी? एसोसिएटेड प्रोटीन्स होंगी, जो कि आप कह लें कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब करनी है या कितनी रिलीज करनी है उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। यानी कि मेन जो काम होगा वो क्लोरोफिल ए का है। अब क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्शन का जो काम करना है, यानी कि अगर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो गई है तो उसको रिलीज़ करवाना, अगर कम है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करना, यानी कि हेल्प द क्लोरोफिल ए, दैट इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। या फिर आप दूसरे अल्फाज में ये कह लीजिए कि ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं प्लांट्स के मेन पिगमेंट्स की। मेन पिगमेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो मेन पिगमेंट्स होंगे, मेन पिगमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे, मेन पिगमेंट्स को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, और प्रोटेक्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प भी करेंगे। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है इनके बारे में कि ये इनके कौन से पॉइंट्स रहेंगे। दीज आर द सिमिलैरिटीज़, ये सिमिलैरिटीज़ होंगे जो आपको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन ये है बेटा कि आखिर अगर हम बात करें कि प्लांट्स किस तरह की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके बारे में, या पिगमेंट जो है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के अंदर, उसको हम कैसे पता चलाया जा सके। तो बेटा उसके लिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, डैट इज़ अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी कि प्लांट्स के अंदर कौन सी पिगमेंट की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की गई है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
हाँ जी, चलिए बेटा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा व्हाट इज़ इट, मैंने कहा कि कौन सी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाएगी। पहले हमने ये देखा था कि कौन सी लाइट पावरफुल होती है फोटोसेंसिस के लिए। अब हम ये देख रहे हैं कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर लाइट जो है उसको आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आपके पास दो मेथड्स रहने वाले हैं। अब वो दो मेथड कौन से हैं, पहला मेथड ये है कि देखिए फोटोसेंसिस की अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर होता है साथ में, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो बेटा या तो आप उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देख लीजिए जो कि फोटोसेंसिस के दौरान इस्तेमाल हुई है, और या फिर आप बेटा ये देख लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुई है, यानी कि कौन सा वो पिगमेंट है जिसने फोटोसेंसिस में मेन रोल प्ले किया है। इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, वो पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो फोटोसेंसिस करेगा, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा ही ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो क्या जब आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फोटोसेंसिस के रेट को मेजर करना है तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को मिला के आप स्टडी करेंगे या उनको कैलकुलेट ऐड करके आप रेट ऑफ फोटोसेंसिस को मालूम करेंगे? नहीं बेटा, तो रेट ऑफ फोटोसेंसिस को आपको मालूम करना है ना, तो आप सिंपली दोनों में से एक काम कीजिए, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितनी इस्तेमाल होगी है रिएक्शन में, आप या तो उसको देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप बेटा ये देख लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो फोटोसेंसिस के केमिकल रिएक्शन में कितनी बनी है। दोनों में से आपने एक चीज़ करनी है, दोनों को कभी भी ना तो ऐड करेंगे ना नेगेटिव करेंगे, और आपने दोनों को ऐड भी नहीं करेंगे और दोनों को एट अ टाइम डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम दोनों में से एक को डिस्कस और एक को स्टडी करेंगे एट द वन टाइम। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं इसके स्पेक्ट्रम के बारे में कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की, मैंने आपको कहा था कि जो पिगमेंट होते हैं ना, वो पिगमेंट कौन से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने कहा कि एक तो लाइट बेटा एब्जॉर्ब की जाएगी 430 वेवलेंथ वाली, दूसरी एब्जॉर्ब की जाएगी 670 वेवलेंथ वाली, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी कि ये वाली जो वेवलेंथ की लाइट होती हैं, यहाँ पर देखें फोटोसेंसिस बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक चीज़ गौर से देखें, वो चीज़ काबिल गौर ये है कि बेटा ये जहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, देखें ना, जहाँ पर फोटोसेंसिस जो है वो रेट कम है, यहाँ पे देखें फोटोसेंसिस का जो रेट है वो कम कहाँ पर आ गया, जब 380 से स्टार्ट हुआ तो फोटोसेंसिस का रेट जो है वो तकरीबन 700-720 तक क्या है, कम तो है पीक वैल्यू की निस्बत, ठीक है, पीक वैल्यू की निस्बत। तो पीक वैल्यू जो है वो यहाँ पर काफ़ी है, और ये बेटा अंदर वाली जो डेप्थ होगी ना, इसको हम नाम देंगे वैली का। दिस वन इज नोन एज अ वैली, इसको आप वैली का नाम देंगे। अब ज़रा मैं दूसरा स्पेक्ट्रम बनाता हूँ, फिर हम दोनों स्पेक्ट्रम को ज़रा इकट्ठे, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको साथ में कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये देखें, ये जो बेटा आपको दिखाया है मैंने, ये है क्लोरोफिल ए का, यानी कि क्लोरोफिल ए ने यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद बेटा क्लोरोफिल ए जो है उसने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया और फिर यहाँ पे जाके उसने लाइट को दोबारा से एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे ये देखिए, ये बेटा आपके पास आ गया, डेट इज़ अ क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल बी जो है उसने ये लाइट एब्जॉर्ब की बस। फिर आगे बेटा हमारे पास कैरोटीनॉइड्स, ये दोबारा से मैं रेड से मेंशन कर रहा हूँ, डेट इज़ अ कैरोटीनॉइड्स। अब बेटा यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि नेसेसरी पिगमेंट के साथ एसेसरी पिगमेंट का भी रोल है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें ये तो मेरे पास हो गया रेड वाला क्लोरोफिल ए का, जो कि एक एसेसरी पिगमेंट है। अगर एसेसरी पिगमेंट ही लाइट एब्जॉर्ब करता और वही फोटोसेंसिस करता, तो इसका मतलब ये होता कि फोटोसेंसिस बेटा यहाँ पे होने चाहिए थे, जो कहीं पे 400 वेवलेंथ के करीब जाके गिर रहा है। और यहाँ पे देखें ये क्लोरोफिल ए जो है ये बिल्कुल भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेके इस रीजन के अंदर फोटोसेंसिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये वाला रीजन जो है इस रीजन में फोटोसेंसिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम ओरिजिनल में देखते हैं तो बेटा ओरिजिनल में देखें, ये फोटोसेंसिस का रेट का जो ग्राफ है वो जीरो पे नहीं है, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी। तो उसका जो ग्राफ है बेटा वो जीरो पे नहीं है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे भी हर एक वेवलेंथ के ऊपर क्या हो रही है, फोटोसेंसिस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे फोटोसेंसिस हो रही है, तो उसका मतलब यहाँ पे भी लाइट की एब्जॉर्ब करके दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब करके दे रहे होंगे बेटा वो कौन होंगे, या तो बेटा वो कैरोटीनॉइड्स होंगे जो कि एक एसेसरी पिगमेंट है, या बेटा वो कौन सा होगा, डेट कुड बी अ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, जो कि क्या होगा, एक एसेसरी पिगमेंट रहने वाला है। जिस तरह से बेटा मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी क्वांटासोम्स की, मैंने आपको ये कहा था कि जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो हैं जो आपस में मिलेंगे, उनके मिलने से क्या बनेगा, उनके मिलने से बनेंगे क्वांटासोम्स। इसी तरह से बेटा जो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, देखें यहाँ पर बात हुई है क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, क्वांटासोम्स बनेंगे। इसी तरह से बेटा अगर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करें,
तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है, जो वो ग्रुप्स की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं तो उनके क्लस्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, उसको आप नाम देंगे फोटोसिस्टम। व्हाट इज फोटोसिस्टम? आपने कहना है कि क्लस्टर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के क्लस्टर को क्या नाम देंगे, फोटोसिस्टम का नाम देंगे। फोटोसिस्टम की बात करें तो फोटोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक बेटा होगा रिएक्शन सेंटर, दूसरा होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स। एक होगा बेटा रिएक्शन सेंटर, यहाँ से एक एमडीकैट का एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, और एक बेटा कौन सा होगा, डेट कुड बी द एंटीना कॉम्प्लेक्स। एक होगा रिएक्शन सेंटर, दूसरा कौन सा होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स में फ़र्क क्या होता है? देखिए रिएक्शन सेंटर में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ पर मेन केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो मेन केमिकल रिएक्शन है ना, वो कहाँ पर होगा, वो बेटा कहाँ पर होने वाला है, फोटोसिस्टम में होने वाला है। फोटोसिस्टम में किस जगह पर होने वाला है, रिएक्शन सेंटर में होने वाला है, ठीक है, वहाँ पर होगा। वहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। वहाँ पर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा, वहाँ पर बेटा पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है वो मेनली पर कहां पर होगा, वो आपको रिएक्शन सेंटर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कहीं और पे नहीं पाया जाएगा। लेकिन उसका बरक्स अगर हम बात करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स की, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होगा, यहां पर बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको क्लोरोफिल ए भी देखने को मिलेगा, बी भी देखने को मिलेगा, सी भी देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कैरोटिनॉइड्स भी देखने को मिलेंगे, ज़ैंथोफिल्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बेटा ये सारे ही देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो होंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे पाए जाएंगे, लेकिन रिएक्शन सेंटर के अंदर सिर्फ आपको एक पिगमेंट ही देखने को मिलेगा। अब फोटोसिस्टम की बात करें तो फोटोसिस्टम की दो बुनियादी कैटेगरीज होती हैं। अब वो बुनियादी कैटेगरीज कौन सी होती हैं बेटा? एक को आप नाम देंगे फोटोसिस्टम 1 का, और दूसरे को हम नाम क्या देते हैं, दूसरे को नाम देते हैं फोटोसिस्टम 2 का। अब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में फ़र्क क्या होता है? देखिए फोटोसिस्टम 1 के अंदर भी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिस्टम 2 के अंदर भी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर दोनों के अंदर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो ए है, तो फिर बेटा आखिर इनके अंदर डिफरेंस क्या है? इनके अंदर डिफरेंस ये है कि जो फोटोसिस्टम 2 होता है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक, और जो फोटोसिस्टम 1 है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक। अच्छा बेटा यहाँ पर फिर दोबारा से वही पॉइंट आता है कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो कि एक एब्जॉर्ब कर रहा है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ और फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब कर रहा है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक। तो यहाँ पर बुनियादी फर्क कहाँ पे आ रहा है? क्या उसके क्लोरोफिल के ए मॉलिक्यूल के बीच में फर्क आ रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। यहाँ पर बेटा ये जो डिफरेंट लाइट या डिफरेंट रेंज तक जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसके पीछे जो है वो है कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स। तो आपने कहना है कि फोटोसिस्टम जो A1 है, फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के साथ कुछ प्रोटीन के ऐसे मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड हो जाते हैं बेटा, जो कि किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? आपने कहना है प्रोटीन की ये मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। और उसके बरक्स अगर बात करें तो आपने कहना फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन होती हैं बेटा, वो मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकते हैं? 680। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एसोसिएटेड प्रोटीन की वजह से इनके अंदर ये डिफरेंस आएगा बेटा, इसके अलावा और कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसी बेस के ऊपर आप कहेंगे कि ये जो फोटोसिस्टम है ये आपने कहना है कि 680 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा फोटोसिस्टम 700। तो खैर यहाँ तक हम फोटोसिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको महदूद करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे फोटोसिस्टम्स को, फोटोसिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद बेटा हम कवर करेंगे लाइट रिएक्शंस, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, साइक्लिक फास्फोरिलेशन, देन केमियोस्मोसिस एंड देन द डार्क रिएक्शंस, एंड इंशाल्लाह वी विल कवर द फोटोसिंथेसिस होल इन नेक्स्ट 1 or 2 लेक्चर्स। और ये बेटा आज के जो हमारे पर्सपेक्टिव थे, रोल ऑफ लाइट एंड रोल ऑफ द पिगमेंट, वो यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक और प्रीवियस लेक्चर एंड द नेक्स्ट lectures and any other lecture from any other subjects, you can ask in the comment section right now। और बेटा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने भी आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे BS ज़ूलॉजी से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड, FPSC से रिलेटेड या फिर MDCAT से रेलिवेंट, इन सब के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप नोट्स का ऑर्डर कर दीजिए, आपको नोट्स जो होंगे बेटा वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स बहुत ही लो प्राइसेस पे मिलेंगे आपको, फुल बुक के नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि MDCAT के जो चैप्टर्स के होंगे। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।